हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एनवायरनमेंट किस तरीके से सफ़र करता है जब डेवलपमेंट को हम गलत तरीके से करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरह से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेस हमारे पास रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दुनिया में काफी सारे काम हो रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ल्ड लेवल पर एक काम हो रहा है और भारत भी इसमें काफी सारे काम कर रहा है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सोलर एनर्जी को थोड़ा हम डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि सोलर एनर्जी काफी करंट टॉपिक है और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ है, उसमें सोलर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा यूजीसी नेट पेपर वन का कोर्स लाइव है। इस कोर्स में आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डिंग से भी आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग से अपना कोर्स पूरा करते हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए रहेंगे, आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हैं। इसके साथ आप 24/7 व्हाट्सएप पर अपने डाउट भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको यहाँ पर रिप्लाई करती है। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा जो कोर्स है बाईलिंगुअल कोर्स है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लर्नर्स हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और उसका डिटेल एनालिसिस आपको बताता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए यूनिट वाइज क्विज आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तब आपको एक ई सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि पेपर वन पेपर टू इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। एमएस स्टडी गुरु इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स का प्लेटफॉर्म है, तो आज ही आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या है। जैसा कि देखो, आप हमेशा से पढ़ते हैं, मतलब ये तो सेकंड थर्ड क्लास से जो हमारी डेफिनेशन चलती आती है वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन एनवायरनमेंट की। ये हमारे आसपास जो भी लिविंग नॉन लिविंग सभी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आ जाती है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है, जो कि ह्यूमन लाइफ को आसपास के जो भी जीव जंतु हैं उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन सब का ग्रुप जो है, सराउंडिंग कंडीशन सब मिला के ये हमारा एनवायरनमेंट है। और डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या होता है? जब भी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस होती है जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, जैसे किसी भी तरीके से एजुकेशन मिले आपको, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है जैसे, तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट है। ठीक है, आपके घर के पास में मान लीजिए कोई मॉल खुल गया है, ठीक है, आपके लिए चीजें ज्यादा एक्सेसिबल हो गई है, तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, जिस भी तरीके से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए वो डेवलपमेंट है। आपके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो वो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट वैसे तो एक ओपन चीज है, फिर भी अगर जैसे आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एक डेफिनेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तो बस इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या डेवलपमेंट है क्या? वैसे तो ये ओपन क्वेश्चन है, व्हाट इज डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है और एनवायरनमेंट है, इनके बीच में ना एक ट्रेड ऑफ रहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, इन सब का इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या है कि एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। जैसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे आप रोड बना रहे हो, डैम बना रहे हो, इन सबसे एनवायरनमेंट को थोड़ा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, डेवलपमेंट होगा नो डाउट, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा।
इन सभी एक्टिविटीज से हमारी इनकम यानी कि आय बढ़ेगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई होगी, रिसोर्सेस हमारे कम होंगे, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगेगी, व्हीकल्स चलेंगे, उतना ही प्रोडक्शन होगा, लेकिन उतना ही एयर पॉल्यूशन, उतना ही वाटर पॉल्यूशन, उतना ही लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, ये सभी पॉल्यूशंस भी उतने ज्यादा ही बढ़ेंगे। और ये जो ओवर यूज होगा नेचुरल रिसोर्सेस का, उससे क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड सेक्रीफाइस हो जाएंगी, मतलब उनके लिए बचेंगे नहीं। अगर नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हम यूज में लें, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को सारा पेट्रोलियम आज ही यूज कर लो, जितना कोयला है आज ही जला लो, तो क्या होगा, फ्यूचर में वो बचेगा ही नहीं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये कंफ्लिक्ट रहता है कि एनवायरमेंट का और डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इनके बीच में कंफ्लिक्ट रहता है कि किस चीज को कैसा कितनी ज्यादा हम प्रेफरेंस दें। इसका एक सॉल्यूशन भी है, ठीक है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। इनके बीच में हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो चैलेंज ये रहता है कि डेवलपमेंट तो हमें चाहिए ही, मतलब ये विकास तो चाहिए ही, जरूरी है, लेकिन एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। ये हमारा चैलेंज होता है यहाँ पे। एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसमें ये बहुत बड़ा नुकसान है कि ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि, जो हमारे आसपास की जो जमीन है, जो अर्थ की सरफेस है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, ठीक है। और ये मेनली किन किन वजह से हो रही है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम काम में ले रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और मेनली ये कुछ गैसेस हैं, इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इनसे काफी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इन सब की ये जो टेबल दे रखी है, इसमें देखिए ग्रीन हाउस गैसेस के नाम दे रखे हैं, 6 गैस के नाम दे रखे हैं। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, यानी कि अगर एक बार वो रिलीज हो गई, एक बार हमने कोयला जलाया जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली, CO2 निकली, तो वो एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक रहेगी, 50 साल से लेकर 200 साल तक वो कार्बन डाइऑक्साइड घूमती रहेगी, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी सभी का भी एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम दे रखे है। एक ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और चीज है। अब ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में, ठीक है। जैसे हम मिथेन में लिखा हुआ है 21, तो ये 21 का क्या मतलब हो गया कि मिथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, 21 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी, ठीक है। बात आई समझ में। अच्छा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी, कैसे बढ़ाएगी, ये होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, क्या है हमारी अर्थ, अर्थ मतलब धरती माता, चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना, एटमॉस्फेयर है। और ये है दूर हमारे यहाँ पे दूर हमारे क्या है, सूर्य देव, जो हंसते हंसते सूर्य की किरणें यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर यहाँ पे काफी कुछ करेगा। देखो एक तो यहाँ पे ओजोन की लेयर है, ठीक है, ओजोन की लेयर जो क्या करेगी, यूवी रेस को वापस से भेज देगी, ठीक है, काफी सारी यूवी रेस बाहर वापस भेज देते हैं। जो सन की हीट आ रही है, अगर वो सारी हीट अर्थ पे आ जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा,
सब कुछ जल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हीट को भी वापस भेज रही है हमारे एटमॉस्फेयर, ठीक है। और कुछ हीट एंटर भी करती है, ठीक है। और एंटर करके हमारा एटमॉस्फेयर उस हीट को बनाए रखता है। मतलब ये वापस जाना चाहती है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये गैसेस क्या करेंगी, इसको बाहर नहीं जाने देगी, वापस अंदर ही भेज देगी। अर्थ, ये जो सन की हीट है, सन रेज है, इनको बाहर न जाने देगी, अंदर रखेगी, समेट के रखेगी। और यही कारण है कि जहां पर रात है, इधर तो दिन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रात। रात में ऐसा नहीं है कि बर्फ जम जाती है धरती के ऊपर। चांद पे आप जाओगे ना, तो एक साइड तो धूप आ रही होगी और दूसरी साइड नहीं आ रही होगी। तो जहां पे धूप नहीं आती है, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वहां सनरेज है ही नहीं। वहां चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है कि उस हीट को ट्रैप करके रखा जा सके, है ना। तो यहाँ पे अर्थ में जो दूसरी साइड रात है, वहां पर भी हीट तो बनी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर -250 पहुंच गया, क्योंकि वो सन रेज जो है, हीट है, उसको ट्रैप करके रखा हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अर्थ के चारों ओर एनवायरमेंट है, वो सन की हीट को, सन रेज को ट्रैप करके रखता है। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये मान लो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, काफी ज्यादा हो गई। अब काफी ज्यादा होने के बाद काफी ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे, ठीक है, काफी ज्यादा हीट को ट्रैप कर देंगे। भाई हीट जो है निकलनी भी तो चाहिए ना, यहाँ से आके निकलती भी है वापस, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, तो वो बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी। अब जब वो बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, तो क्या होगा, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि, कि हमारे भूमंडल की वजह से तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना। आई बात समझ में, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हुआ, ग्लोबल वार्मिंग क्लियर हुआ, ये चीज होती है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, और ये जो सॉल्यूशन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ये पहली बार कॉन्सेप्ट दिया गया था द ब्रुंटलैंड रिपोर्ट 1987 में, ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी, इसकी थीम क्या थी, आर कॉमन फ्यूचर, विषय क्या था, हमारा साझा भविष्य। यहाँ पे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई। अब ये डेफिनेशन क्या है, मैं पढ़ता हूँ। डेवलपमेंट that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यानी हम हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में जो भी पीढ़ियां आने वाली हैं, वो भी अपनी जरूरतें पूरी कर पाए, ठीक है। आई बात समझ में। यानी कोयला है तो इतना नहीं जलाना है कि सारा आज ही खत्म हो जाए, पेट्रोलियम है इतना नहीं जलाना है कि आज ही खत्म हो जाए। और किस तरीके से काम में लेना है कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम जिस रेट पर काम आ रहा है ना आज के टाइम में, अगर उसी रेट पे काम आता रहा तो 60 साल मान लो, 60 साल के अंदर खत्म है पेट्रोलियम। तो हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी लानी है कि कोल के ऊपर डिपेंड हो सके, कोल से गाड़ियां चले। तो क्या हमने कुछ ऐसा किया, बिल्कुल कर लिया। अब आने लग गई ईवी। अब आगे आने वाले टाइम में देखोगे कि सिर्फ ईवी चल रही है, पेट्रोल वाली गाड़ियां, डीजल वाली गाड़ियां सब बंद हो जाएंगी, ठीक है, सिर्फ ईवी चलेगी। तो क्या होगा कि जो डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम के ऊपर है, वो किस पर शिफ्ट होगी, कोल के ऊपर। कोल रिजर्व्स काफी है, ठीक है, और इतने हैं कि इंडिया में तो माना जाता है 200 साल तक के लिए कोयला है, 200 साल तक के लिए कोयला है।
अच्छा, कोयला 200 साल तक के लिए है, इसका मतलब खत्म तो होगा। तो हम क्या करेंगे, कोयला खत्म होने वाला होगा, तब तक मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्यूल, जो जिसको हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर जनरेशन बोला जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल काम में लेने लग जाएंगे कि हाइड्रोजन से चलेगी गाड़ियां, हाइड्रोजन जो गैस होती है उससे गाड़ियां चलने लगेगी, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हो सकता है एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए बेसिकली। तो गाड़ियां चलती रहनी चाहिए, आज भी चल रही है कल भी चलनी चाहिए, इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल से समझ में आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि आज की हमारी जरूरतें पूरी हो रही है और भविष्य की भी जरूरतें पूरी होती रहे, गाड़ियां जो है चलती रहे, और कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना के और फिर हम गाड़ियां चला रहे हैं, कोल भी खत्म हो सकता है, तो बिजली बनाने के और भी साधन हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। आज के टाइम में इंडिया में सोलर एनर्जी पे काफी सारा काम हो रहा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। अभी देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये आए 2015 में, और ये एक मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन 2015 में ये मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 193 कंट्रीज। और इसमें कुछ गोल्स हमने डिफाइन किए कि भाई ये चीजें हमें अचीव करनी है, कब तक करनी है, 2030 तक। ये जिस डॉक्यूमेंट में ये सभी चीजें लिखी गई थी उसका नाम क्या था, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। अब ये क्या चीजें हैं देखो, पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझो। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का स्ट्रक्चर है, इसमें 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य हैं, 169 टारगेट्स यानी उद्देश्य हैं, और इंडिकेटर संकेतक कितने हैं, 230। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल 17 गोल्स हैं। अब इनको याद कैसे करना है, देखो याद करने की बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक नहीं है दो है, दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहले एसडीजी याद करेंगे 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। हो सकता है आपने मेरी एसडीजी एमडीजी वाली क्लास देखी हो, अगर देखी हो तो आप स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ अलग नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो समझ लेते हैं साथ में। तो देखो एसडीजी में पहला गोल क्या था, गरीबी नहीं हो, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखना है कि एक गांव के विकास की कहानी हमें याद रखनी है। एक लड़का था जिसको अपने गांव का विकास करना था, तो सबसे पहले उसने क्या सोचा है कि मुझे अपने गांव से गरीबी हटानी है। क्या हटानी है, गरीबी हटानी है। तो उसने सोचा कि सबसे पहले गरीबी हटानी है, इससे हमें याद क्या रखना है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। फिर गरीबी हटाने के बाद उसने सोचा कि भुखमरी भी मिटाई जाए, भुखमरी मिटाने का प्लान बनाया, यानी भुखमरी मिटाना यानी जीरो हंगर, ये शून्य भूख, ये हमारा दूसरा एसडीजी हो गया। फिर गरीबी हट गई, भुखमरी भी हट गई, भुखमरी हटी, सबको खाना मिला, खाना मिलेगा तो क्या होगा, सबकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, है ना। अब कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं है, ये देखते ही लगे एक्सरे हो गया, ऐसा कोई नहीं बचा, सबकी हेल्थ अच्छी होने लगी। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये हो गया हमारा एसडीजी 3। फिर जब खाना खा लिया उसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि भूखे पेट पढ़ाई हो नहीं सकती। आप भी ट्राई करके देखना, भूखे पेट पढ़ने बैठोगे तुरंत लगेगा अरे यार कुछ खा लेते हैं, यही होता है। तो जब पेट भरा तब लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो हमारा फोर्थ एसडीजी क्या हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर लड़के लड़की दोनों ने बराबर पढ़ना शुरू किया, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं लड़की भी कर रही है, यानी जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता बढ़ी इससे, ठीक है। और उसने इंश्योर किया कि सबको साफ पानी और सैनिटेशन मिले। भाई बच्चे बच्चियां सभी स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था तो करेंगे, ठीक है, वॉशरूम्स होंगे ही होंगे, तो साफ पानी मिले और सैनिटेशन की सुविधा सभी को मिले, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर गांव में सस्ती और क्लीन बिजली लाई गई, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा ये लाई गई। अब जब बिजली आ गई है तो बहुत सारे रोजगार आ गए, है ना। कंप्यूटर टीवी कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर से बहुत सारे काम होने लगे, तो रोजगार बढ़ा। अब लोगों को अच्छी जॉब और रोजगार मिलने लगा, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, ये हमारा 8वां एसडीजी। ठीक है, सब लोग लैपटॉप लेके लग गए आईटी इंडस्ट्री में काम करने। भारत में आईटी इंडस्ट्री में ही काम करते हैं लोग, है ना। तो आईटी इंडस्ट्री में ऐसे लैपटॉप लेके बैठ गए, तो अच्छा सा रोजगार मिल गया सबको। फिर गांव में सड़कें, इंडस्ट्री और नए नए विकास हुए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। ठीक है, इस पे काम हुआ। तो ये हो गए 9 एसडीजी। अब ये कहानी के रूप में आप याद रखना, आपको आसानी से याद रहेंगे। फिर एसडीजी अब याद करने 10 से लेके 17 तक। तो गांव में विकास किया, अब गांव से शहर और दुनिया तक का सफर तय करना है। डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन वो डेवलपमेंट सब लोगों तक नहीं पहुंचा, कुछ असमानता रह गई। तो अब हमने कोशिश करी कि ये जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, असमानता को कम किया जाए। ये हमारा 10th एसडीजी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानता में कमी। ठीक है, गांव को एक सेफ और सस्टेनेबल सिटी बनाया गया। गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, गांव को शहर बना दिया, है ना, गांव को शहर बना दिया। गांव को एक सेफ और सस्टेनेबल सिटी बनाया गया। तो ये हमारा 11th एसडीजी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर और समुदाय। ठीक है, सस्टेनेबल सिटी। फिर लोगों को सिखाया गया कि रिसोर्सेस का रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन किया जाए। ठीक है, रिसोर्सेस का कैसा कंजम्पशन किया जाए, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोयला है तो सारा आज ही जला दे, रेस्पॉन्सिबल करना है, सस्टेनेबल तरीके से करना है। तो 12th एसडीजी हो गया हमारा सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। लेकिन लोग तो लोग, है ना, समझाने पे मानते हैं। लोगों को बोलो कचरा नहीं फेंकना, वहीं ज्यादा फेंकेंगे। जहां बोर्ड होता है नो पार्किंग, गाड़ी वहीं लगाने में मजा आता है। तो हमने लोगों को सिखाने की कोशिश करी कि रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करो। तो रेस्पॉन्सिबल लोगों ने इतना इररेस्पॉन्सिबल किया, इतना गैर जिम्मेदाराना उपभोग किया कि क्लाइमेट एक्शन लेने की जरूरत पड़ गई, जलवायु की कार्रवाई करनी पड़ गई, जलवायु को साफ करने की। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि लाइफ बिलो वाटर, नदियों और समंदर को साफ किया। लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे जीवन। और उसके बाद फिर जंगल में पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ, इनको भी बचाया गया। तो 15th एसडीजी, लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। ठीक है, फिर गांव में शांति बनी, प्रकृति को न्याय मिला और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मिली शासन को। तो इससे क्या एस्टेब्लिश होगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। फिर सभी ने मिलकर ग्लोबलाइजेशन और पार्टनरशिप को प्रमोट किया। किसको प्रमोट किया, ग्लोबलाइजेशन को और पार्टनरशिप को प्रमोट किया। पार्टनरशिप्स फॉर द गोल, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ठीक है, आया समझ में। तो ये 17 एसडीजी है जो आपको याद होनी चाहिए। अब ये तो बात हुई जो ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ टारगेट्स लिए गए, डेवलपमेंट के गोल्स जो सेट किए गए ग्लोबल लेवल पे। इंडिया में ये लिया गया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, कब किया गया इस पे काम किया गया जून 2008 में। ठीक है, जून 2008 में आया था। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, इसका उद्देश्य है। और ये पेरिस एग्रीमेंट, एसडीजीज, इनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए चल रहा है। देखो यहाँ पे 8 मिशन है, एनएपीसीसी के अंडर 8 मिशन है। ये वैसे तो आपको सभी का 1 लाइन 2 लाइन एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। करंट में ये टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में, यूजीसी नेट, ईएमआरएस पीजीडी, केवीएस पीजीडी, कोई सा भी एग्जाम हो, सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है सोलर एनर्जी। रूफटॉप सोलर सिस्टम, जो घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लग रहा है, वो क्या चीज है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और लास्ट में नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो समझते हैं एसी और डीसी करंट क्या होते हैं। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका अगर मैं वोल्टेज का चार्ट बनाऊं, तो y एक्सिस पर मैं वोल्टेज ले रहा हूं, x एक्सिस पर मैं करंट ले रहा हूं। तो जो करंट फ्लो होता है वो ऊपर नीचे इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी कि
वोल्टेज कम ज्यादा इस तरीके से होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में बीच बीच में वोल्टेज जीरो होता रहता है और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। जैसे जो घर में भी करंट आता है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। यानी जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में जो करंट फ्लो कर रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये जो करंट है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, बीच बीच में जीरो भी होता रहता है। सर दिखाई क्यों नहीं देता? फिर ट्यूबलाइट तो लगातार जलती हुई दिख रही है। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि ये एक सेकंड में लगभग 50 बार वोल्टेज जीरो होता है। एक सेकंड में 50 बार जीरो होगा वोल्टेज और 50 बार जलेगा। तो इसीलिए हमें ये दिखता है कि कॉन्स्टेंटली जला हुआ है। अगर इसी को आप रिकॉर्ड करके स्लो मोशन, बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्यूबलाइट है वो ब्लिंक कर रही है, लेकिन ये इस तरीके से ब्लिंक करती है कि हमारी आंखें उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एक सेकंड में 50 बार बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, तो बहुत कम टाइम है, हमारी आंखें इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकती। फिर डायरेक्ट करंट में क्या है, वोल्टेज कॉन्स्टेंटली बना रहेगा, यानी ट्यूबलाइट लगातार जलती रहेगी। अल्ट्रा स्लो मोशन पे देख लो तो भी चलती रहेगी, बीच में वोल्टेज जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट करंट, डीसी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अब इसको बताया क्यों है मैंने, देखो जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम होता है उसको समझने में काम आएगा। तो पहले देखो सोलर एनर्जी क्या है। जो हमारे सूर्य देव जो है, जो रोशनी भेज रहे हैं, उसके अंदर जो एनर्जी है वही सोलर एनर्जी है। ठीक है, और ये एकदम रिन्यूएबल, एकदम क्लीन, एकदम सस्टेनेबल सोर्स है एनर्जी का, और कोई एमिशन नहीं है, जीरो एमिशन। भाई जो सनलाइट आ रही है वो आज भी आ रही है, कल भी आ रही थी, आगे भी आती रहेगी, हमेशा आती रहेगी। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म नहीं होगी। कोयला आपने ज्यादा जला दिया, खत्म हो जाएगा। सूर्य देव से जो लाइट आ रही है वो आती ही रहेगी, पहले भी आ रही थी, आज भी आ रही है, आगे भी आती रहेगी, कोई इसमें कमी नहीं होने वाली। और एकदम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप पेट्रोलियम से बिजली बनाओ, कोल से बिजली बनाओ, पॉल्यूशन होगा। ठीक है, घर पे सोलर सिस्टम लगा दो, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और ये सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि आज भी काम में ले, आगे भी काम में ले, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी चलते रहेगी। ठीक है, कोई एमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये जो एनर्जी आती है इसको हम अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सबसे बढ़िया तो यही है। ठीक है, उसके अलावा हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं, है ना। हीटिंग के लिए कैसे काम में ले सकते हैं, सोलर वाटर गीजर, ये सुना ही होगा आपने। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, सोलर कुकर भी होता है, उससे जैसे राजस्थान में तो काम में लेते हैं लोग कि मूंगफली सेक सकते हैं आप, कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हो आप। ठीक है, और लाइटिंग, लाइटिंग के लिए तो सब काम में लेते हैं कि दिन में क्या करते हैं, पर्दे वर्दे हटा देते हैं, सूरज की रोशनी आती है जिससे कि ट्यूबलाइट ना जलाना पड़े। तो ये सब चीजें हम काम में ले सकते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस एंड सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है। देखो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिससे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट इन सबको काम में लेते हैं और खाना बनाते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है वो असल में क्या है, प्राइमरी एनर्जी है, एक तरीके से बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्यों है, क्योंकि लाइफ जो है वो ग्रीन प्लांट से शुरू होती है, ग्रीन प्लांट्स को फिर आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे फूड चेन होता है ना, फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है, ऑटोट्रॉफ से होती है। वो जीव जंतु जो अपना खाना खुद सूर्य की रोशनी से बना लेते हैं। फिर उसको मान लो कोई ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को कोई चिड़िया खाएगी, चिड़िया को फिर ईगल खा लेगी, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम। तो फूड चेन जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ग्रीन प्लांट से। हम लोग भी हैं, हम लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्रीन प्लांट से मिलेगी। या मान लो कि अगर इंसान नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन मान लो कोई चिकन खाता है, तो चिकन जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो कीड़े खाती होगी, वो कीड़े कहाँ से जी रहे हैं, वो कीड़े प्लांट्स खाते होंगे। ठीक है, तो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। पृथ्वी पर जो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सोलर एनर्जी यहाँ पर
हमें मिल रही है। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर देखो सोलर पावर की टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। सोलर पावर जो है उसको किन किन तरीकों से हार्नेस किया जा सकता है वो देखो। देखो एक होता है फोटोवोल्टेइक सेल्स। फोटोवोल्टेइक सेल्स क्या होती है कि जो डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है। सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं उसके अंदर और बिजली बनाई जाती है डायरेक्ट सनलाइट से। ठीक है, रूफटॉप पैनल्स, सोलर फार्म्स, स्ट्रीट लाइटिंग, इन सब के लिए अक्सर काम में लिया जाता है। फिर एक होते हैं ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक सेल्स। अब ये ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक सेल्स क्या है, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स काम में लेते हैं इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो ये लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, पोटेंशियली चीपर होते हैं, बट लेस एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक सेल्स जो हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल पीवी सेल्स। ठीक है, मतलब कम एफिशिएंट होने का मतलब वो बिजली कम बनाएंगे। फिर देखो जो रूफ टॉप पे आप देखते होगे कि सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसमें फोटोवोल्टेइक सेल्स ही होते हैं। वो फोटोवोल्टेइक सेल्स सूर्य की किरणों को लेते हैं और उससे बिजली बनाते हैं। अब ये जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम है उसका बेसिक ढांचा क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो तो सबसे पहले बनाते हैं हम हमारा घर। घर बनाने का बचपन से लेके आज तक मुझे एक ही तरीका पता है, ये होगी एक झोपड़ी। ठीक है, ये एक ही तरीका है ड्राइंग का और इसके अलावा घर बनाया नहीं जा सकता है। बचपन से लेके आज तक मैंने यही बनाया है, आपको भी यही बना के सिखाऊंगा। इस झोपड़ी का एक गेट होगा और इस गेट से ही सड़क निकलेगी, है ना। साइड में पेड़ पौधे, पीछे पहाड़, वो सब रहने देते हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। घर के अंदर करंट कौन सा है, एसी, जो अभी पढ़ा हमने, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ऊपर क्या लगी हुई है, फोटोवोल्टेइक सेल्स, पीवी सेल्स। ये क्या है, पीवी सेल्स। पीवी सेल्स लगी हुई है। पीवी सेल्स के अंदर करंट कौन सा बनता है, डीसी, डायरेक्ट करंट, है ना। अब ये जो डायरेक्ट करंट है उसको एक इन्वर्टर से कनेक्ट किया जाता है। ये होता है एक कन्वर्टर, नाम है इसका इन्वर्टर। इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया और अब जो करंट निकल रहा है वो कौन सा होगा, एसी करंट। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी से एसी करंट बना देता है ये। ठीक है, डीसी को एसी में चेंज कर देता है। फिर यहां से ये किससे कनेक्ट होगा, मान लो एक ग्रिड के अंदर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है आपके सोलर सिस्टम से, वो बिजली कहाँ जा रही है, ग्रिड लाइन में चली गई। ठीक है, अब आपके पास बिजली कहाँ से आएगी, आपके पास बिजली यहीं से आएगी, यहाँ से आपके घर के अंदर बिजली आ रही है। ठीक है, तो आपके घर के अंदर बिजली कहाँ से आ रही है, आपके घर के अंदर बिजली आ रही है आपके घर के अंदर बिजली आ रही है, ठीक है, ग्रिड लाइन से। और दूसरी ओर आप बिजली बना के ग्रिड लाइन में भेज भी रहे हो। तो यहाँ लगा होता है एक मीटर। ये क्या हो गया, मीटर, जो ये नापता रहता है कितनी बिजली आपने गवर्नमेंट को दी है और कितनी बिजली गवर्नमेंट से ली है। उसका जो डिफरेंस होता है वो आपको पे करना होता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो इसके अंदर एक होता है सिंगल फेज कनेक्शन, एक होता है ट्रिपल फेज कनेक्शन। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। अब जैसे मान लो कोई सिंगल फेज कनेक्शन दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो फेज डाउन हो गया तो सोलर एनर्जी जो आपकी बन रही है वो कहीं सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपको कोई फायदा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रिपल फेज कनेक्शन या कुछ इस तरीके से मल्टीपल फेज कनेक्शन ले लेते हैं। अब मान लो ट्रिपल फेज कनेक्शन लिया हुआ है आपके घर में। ठीक है, घर में क्या है, ट्रिपल फेज कनेक्शन लिया हुआ है, एक लाइन ऊपर से जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है। अब मान लो इस फेज में कोई ब्रेकेज आ जाता है किसी भी फेज में, उसको हम तो पर्पल से मेंशन कर देते हैं।
कोई भी एक फेज मान लो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो क्या होगा, सोलर एनर्जी बनेगी और दूसरे फेज में चली जाएगी, तो उससे क्या होगा कि कंटिन्यूअस वो कनेक्शन बना रहेगा, ठीक है। किसी एक फेज में प्रॉब्लम आ भी जाएगी तो भी क्या होगा, ना तो आपके घर के अंदर बिजली जाने वाली है, ना ही आपका सोलर सिस्टम रुकने वाला है, बनती भी रहेगी और आगे सप्लाई होती रहेगी और आपके घर के अंदर भी बिजली आती रहेगी। किसी एक फेज में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो ये जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है उसका एक छोटा सा मॉडल है जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इसमें हम मिरर्स और लेंस को यूज करते हैं और उससे पानी को गर्म किया जाता है, हीट अ फ्लूइड, ठीक है, पानी गर्म करते हैं और टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यूज करते हैं, स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल इससे प्रोड्यूस करते हैं। ये भी सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की बड़ी अच्छी एक टेक्निक है, ठीक है। फिर देखो सोलर स्टिल्स, ये पानी को गर्म करके प्योरीफाई करके काम में लेने वाली डिवाइस है, ठीक है। कोई गांव का दूर दराज का ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब आरओ की फैसिलिटी उतनी नहीं है, तो क्या करो, सोलर स्टिल लगवा लो, सूरज की रोशनी से पानी साफ होता रहेगा, ठीक है। यूजफुल इन रूरल एंड कोस्टल एरियाज। फिर देखो सोलर वाटर हीटर्स, ये तो आप सब जानते हैं, जो घरों में छत पे हम अक्सर काम में ले लेते हैं, या मान लो किसी होटल में आप जाते हो, वहाँ एक सेंट्रलाइज्ड वाटर हीटर होता है, तो वो सोलर वाटर हीटर लगा देते हैं, ये सूरज की रोशनी से पानी गर्म हो जाता है। फिर एक आता है सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर, स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टेक, सौर तापीय ऊर्जा संग्राहक। अब ये क्या करेगा, देखो पहले तो मैं इसकी फोटो दिखाऊं आपको, कुछ इस तरह की डिवाइस होती है, ठीक है। इतने बड़े एरिया में ये बहुत बड़ी बड़ी डिश होती है, ठीक है, इतने बड़े एरिया में जो सनलाइट आ रही है उसको कॉन्सेंट्रेट करके इस डिवाइस के ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है और ये उस एनर्जी को कलेक्ट करती रहती है, ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर। अब देखो ये फ्लैट प्लेट या कंसंट्रेटिंग टाइप इस तरह के हो सकते हैं। टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। स्टेक्स ये डायरेक्टली बिजली भी बना सकते हैं और जो डिश लगी होती है वो पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर होती है, पैराबोला की शेप में डिश होती है, इसलिए इसको पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर बोला जाता है। पैराबोला की जो शेप होती है ये कुछ इस तरह की शेप होती है कि इसके ऊपर सनलाइट जाएगी तो कोई एक फोकस पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट। तो जो सनलाइट कहीं से भी कैसे भी अगर इस डिश के ऊपर जा रही है तो उसका वो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, फोकस पॉइंट के ऊपर ही रिफ्लेक्शन होगा। ये पैराबोला की जो शेप होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो उसमें जब भी जैसे भी लाइट को रिफ्लेक्ट करो सिंगल पॉइंट पर आएगी वो, उसको बोलते हैं पैरा तो डिश जो है इसी शेप की होती है इसलिए इसको बोलते हैं पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर। फिर देखो ये तो सोलर एनर्जी के हमने डायरेक्ट यूज की बात करी, इनडायरेक्ट यूज क्या है, इनडायरेक्ट यूज फॉसिल फ्यूल्स। अब आप कहोगे फॉसिल फ्यूल में तो हमारे पूर्वज जो डायनासोर हुआ करते थे उनका हाथ है, वो दब के मर गए, उन्हीं का फ्यूल बन गया, तो इसमें सूरज कहाँ काम में है, देखो सूर्य देव ही काम है। जब वो जिंदा होंगे तो लाइफ कहाँ से चलती है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जब वो जिंदा होंगे तो मान लो अगर हर्बीवोरस डायनासोर है तो पेड़ पौधे खाते होंगे, पेड़ पौधे कहाँ से अपना खाना बनाते हैं, वो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, ठीक है। या मान लो कि वो कार्निवोरस होंगे तो कार्निवोरस जो डायनासोर है वो मान लो हर्बीवोरस जो भी जानवर है उनको खाते होंगे, और वो कहाँ से चल रहे हैं, वो अगेन पेड़ पौधों को खा के अपना जीवन जी रहे हैं, तो पेड़ पौधे कहाँ से खाना बना रहे हैं, फिर वो सूरज से बना रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, एक टाइम पे वो जिंदा होंगे और वो सोलर एनर्जी
जो प्लांट्स के अंदर स्टोर थी, एनिमल्स के अंदर स्टोर थी, वही जमीन के नीचे दब गई और ईंधन बन गया। तो सोलर एनर्जी ही एक तरीके से इनडायरेक्टली वो फॉसिल फ्यूल के रूप में हमें मिली हुई है। देन हाइड्रो पावर, जो वाटर साइकिल बनते हैं, जो पानी का चक्र रहता है, वो सूर्य की गर्मी की वजह से ही चलता है कि भाई इवेपोरेशन होगा, बारिश होगी, इस तरीके से चलेगा, है ना। या मान लो जो भी मतलब हाइड्रो पावर जिस भी तरीके से बिजली बनाई जा रही है कि पानी की जो टाइडल एनर्जी जो होती है, ठीक है, जो टाइड्स बन रही हैं, अलग अलग तरंगे बन रही है पानी के अंदर, उससे अगर बिजली बनाते हैं टरबाइन घुमा के, तो पानी के अंदर तरंगे बन क्यों नहीं है? सूर्य की गर्मी के कारण। इसी तरीके से विंड एनर्जी, हवा क्यों चल रही है? अनइवन हीटिंग जब होती है अर्थ सरफेस में, कि अर्थ एक जगह गर्म है, दूसरी जगह ठंडी है, तो क्या होगा, जो गर्म सतह होगी वहां से हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ठंडी सतह से, ठंडी सतह के ऊपर जो हवा है वो गर्म सतह पे जाएगी उस गैप को फिल करने के लिए, तो इससे हवा चलेगी, है ना। तो जो हवा चलेगी वो किसकी वजह से चल रही है? सन की वजह से। सन की वजह से अनइवन हीटिंग हो गई और हवा चल रही है। तो विंड एनर्जी भी असल में क्यों हो पा रही है? क्योंकि सन की हीट की वजह से, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बोला जा सकता है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर नेक्स्ट, नेशनल सोलर मिशन, जो एनएपीसीसी के अंदर 8 मिशन है। वैसे तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेन जो करंट चीज जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन। तो ये क्या चीज है? देखो, इसको 2010 में लॉन्च किया गया था अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका एम क्या था कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाओ फॉर सोलर एनर्जी, और टारगेट क्या था? 100 गीगावाट का टारगेट है जो हमें अचीव करना है। तो ग्रिड कनेक्टेड एंड ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशंस, इन सबको बढ़ावा दिया गया, सोलर पार्क्स बनाए जाए, ठीक है, रूफटॉप इंस्टॉलेशंस करे जाएं, इन सबको स्टार्ट किया, इन सबको बढ़ावा दिया गया। इंडिया का अभी क्या टारगेट है? इंडिया का अभी टारगेट है कि 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंस्टॉल करो 2030 तक, जिसके अंदर ज्यादातर हिस्सा किससे हो? मेजर शेयर कहां से आए? सोलर पावर से आए, ठीक है। 500 गीगावाट की एनर्जी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से होनी चाहिए, जिसमें जो मेजर पार्ट है वो सोलर एनर्जी से हमें हासिल करना है। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क कौन सा है? बड़ला सोलर पार्क। कहां पर है? जोधपुर, राजस्थान में, ठीक है। ये 14,000 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 2200 मेगावाट। 2200 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है, मतलब उससे 2200 मेगावाट से कुछ ज्यादा इसकी कैपेसिटी है। फिर एक लास्ट ये इंस्टीट्यूशन और पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आईएसए। इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2015 में। किस किस के द्वारा? इंडिया और फ्रांस के द्वारा। COP21 समिट पेरिस में जो हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर, हरियाणा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इसका नाम है, NISE। कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा में। और आईएसए पहली फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है? इंडिया में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बोली जाती है, ओसो वॉग। क्या बोली जाती है? ओसो वॉग, मतलब वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो जो भी सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाए अक्रॉस बॉर्डर्स, सबको मिला के। फिर अभी के समय में इसके कितने मेंबर्स हैं? 125 मेंबर्स हैं। टारगेट क्या है? 140 मेंबर कंट्रीज हमें बनानी है। अब इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अभी 125 हैं। एग्जाम से एक दिन पहले इस डेटा को चेक करके चले जाना, क्योंकि ये डेटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। अभी लास्ट वाले सेशन में मैंने पढ़ाया था तब 121 मेंबर थे, अभी 4 मेंबर और बढ़ गए हैं, है ना। तो ये चीज अपडेट होती रहती है, तो ये मैं लिख देता हूँ, चेक बिफोर एग्जाम, एग्जाम से जस्ट पहले इसको चेक करके जाना है, ठीक है।
चलिए, तो चीजें आई समझ में। तो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सब्जेक्टिव जो एग्जाम है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि देखो, जो डेटा है वो याद करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आप लिखते हो कि इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लिखते हो कि इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसकी जीडीपी काफी अच्छी चल रही है, ठीक है, उस बट काफी अच्छी के अंदर आपको डेटा यहाँ पे मेंशन करना होगा कि काफी अच्छी के अंदर कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, इस तरीके से वो आपको बताना होगा। देखो, अगर मैं लिखता हूँ इंडिया इज द फास्टेस्ट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विद 7.4% ग्रोथ रेट, तो अब मेरे सेंटेंस के अंदर एक वजन आ गया है। अगर इसी जगह मैं सिर्फ लिखूंगा कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्या करूंगा? इसका कोई वेटेज नहीं है। वेटेज होना चाहिए, डेटा होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, डेटा से वेटेज आएगा। दूसरी चीज, एग्जैक्ट डेटा हर जगह याद रखना पॉसिबल नहीं है भाई। जीडीपी का तो चलो ठीक है, आप इंपॉर्टेंट फिगर होंगे तो चलो आप याद रख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोई डेटा होगा कि फॉर एग्जांपल मान लो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में 94.5% है, ठीक है, ये एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। एग्जैक्ट डेटा मुझे भी नहीं पता है, एग्जांपल में मान लो कि ये इतना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, या और भी किसी चीज का डेटा। कुछ कुछ डेटा आपको एग्जैक्ट याद होगा, ठीक है, वेल एंड गुड। जो नहीं याद है उसका क्या करना है? उसके लिए आपको एक चीज काम में लेनी है कि जैसे मान लो कोई डेटा है 32,106। अब ये 32,106 का फिगर आपको एग्जैक्टली याद रहे ये कोई जरूरी नहीं है, बट एग्जाम में लिखना भी है, तो इसको इस तरीके से आपको याद करना है, अप्रोक्स 32,000। इस तरीके से आपको वो डेटा याद रखना है, लेकिन मेंशन जरूर करना है। सब्जेक्टिव एग्जाम में डेटा मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो ये जितना भी डेटा आपको मिल रहा है कि 125 कंट्रीज है, ठीक है, और कितना टारगेट है, जैसे यहाँ पे 500 गीगावाट का टारगेट लिया हुआ है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये सारे डेटा याद रखने हैं और एग्जाम में मेंशन करने हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेट का एग्जाम होता है, उसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट, वहां पे तो ऑप्शंस होते हैं, आपको पिक करना है। सब्जेक्टिव एग्जाम में तो सब कुछ आप ही को लिखना है, तो सारी चीजें याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उस केस में आप अप्रोक्सीमेट फिगर भी याद रख सकते हो और लिख के आ सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।